नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भौतिक प्रदेश जो है उनको पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो दो भौतिक प्रदेश थे उनका अध्ययन कर लिया था। एक तो हमने पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश के बारे में डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर ली थी, साथ में हम उसके बाद में हमने पढ़ा था पश्चिमी जो पठारी प्रदेश है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। आज हम फिर से वापस जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो भौतिक प्रदेश है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो भौतिक प्रदेश है उसमें जो तीसरा पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है आंतरिक मैदानी प्रदेश। आंतरिक जो मैदानी प्रदेश है उसको दो भाग में बांटा गया है, या मध्यवर्ती भूमि प्रदेश, मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश। तीसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं निम्न भूमि प्रदेश। मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश के रूप में तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था। एक तो इसका पार्ट है आंतरिक मैदान और दूसरा है तटीय मैदान। आंतरिक मैदान, दूसरा है तटीय मैदान, जिनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ये जो टॉपिक आपका मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश, इसके बारे में हम अध्ययन प्रारंभ करने से पहले मैं दो तीन चीजें आपको बता दूं कि देखिए, बीए पार्ट जो थर्ड है उसमें विश्व का प्रादेशिक भूगोल जो पाठ्यपुस्तक है वो आपके चलती है। उसमें 5 महाद्वीप हैं। 5 महाद्वीपों को आपको प्रादेशिक विश्व के भूगोल के संदर्भ में आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जो 5 महाद्वीप है उनमें जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है, आपका यूरोप है, एशिया है और आप ऑस्ट्रेलिया जो पढ़ रहे हैं ये है। तो पढ़ने का तरीका तो सेम इसी प्रकार से रहेगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक सामान्य सा जो परिचय है वो लेते हैं। प्रत्येक महाद्वीप को पढ़ने का पैटर्न ये ही रहने वाला है। सामान्य परिचय की बात करेंगे सबसे पहले तो हम, उसके बाद में उसके जो पॉलिटिकल जो रीजन्स हैं उनकी हमने बात की है। पॉलिटिकल रीजन्स जो राजनीतिक जो इकाइयाँ हैं उस महाद्वीप की मुख्यतः उनके बारे में हम बात करते हैं। फिर आसपास के जो वाटर बॉडीज हैं, जलीय स्रोत कौन से हैं, खाड़ियाँ कौन सी हैं, है ना, सागरीय क्षेत्र कौन से हैं, उनके बारे में हम तीसरे जो वीडियो है उसके रूप में लिया। तो तीसरे तरीके से हम उस प्रकार से पढ़ रहे हैं। उसके बाद में हम आते हैं, क्योंकि हमने क्या किया, एक तो सामान्य परिचय लिया, फिर राजनीतिक जो इकाइयाँ हैं उनके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में जो उपांत सूचनाएं हैं, जलीय जो स्रोत हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। क्योंकि जब तक हम आसपास का किसी भी स्थल खंड या यूँ मान लीजिए किसी भी महाद्वीप को उसके भौतिक रीजन्स को पढ़ने के लिए, उसके प्राकृतिक रीजन्स को पढ़ने के लिए, उसकी मिट्टियों को पढ़ने के लिए, उसकी जनसंख्या को पढ़ने के लिए, है ना, सबसे पहले हमें उसका प्रॉपर ज्ञान होना जरूरी है। आसपास के कौन से जलीय स्रोत हैं, क्योंकि आसपास के जलीय स्रोतों का, आसपास की खाड़ियों का, आसपास के जो पर्वत पठार मैदान जो है उनका प्रभाव उस मुख्य भूभाग के ऊपर पड़ता है और उसी के आधार पर हम इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं कि जो विश्व का प्रादेशिक भूगोल जो आपका सब्जेक्ट है ये पूरी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि 50% जो है ये मैप बेस्ड स्टडी के ऊपर आधारित है। आपको जब तक मानचित्र का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप इसको अच्छे से पढ़ नहीं सकते। आपको पता है कि कंपटीशन जो होता है उसमें आप डाटाबेस थ्योरी तैयार कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो आपको डेस्क्रिप्टिव में लिखना पड़ेगा। अब लिखना पड़ेगा तो जब तक आपको इस महाद्वीप के बारे में पूरी समझ विकसित नहीं कर लोगे ना, तब तक आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ नहीं सकते। तो इस महाद्वीप के बारे में आपको सबसे पहले सामान्य प्रकार की जो जानकारियाँ हैं वो इकट्ठी करनी पड़ेंगी। उसके बाद में ही आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं, है ना। एक बार जैसे मान लीजिए भौतिक प्रदेश इसके अगर पूरे हो जाएंगे ना, जैसे आज भौतिक प्रदेश कंप्लीट हो जाएंगे, तो भौतिक प्रदेश होने के बाद में हम प्राकृतिक जो वनस्पतियाँ हैं उनको भी इजी वे में पढ़ लेंगे, है ना, मिट्टियाँ जो हैं उनको भी इजी वे में पढ़ लेंगे, जनसंख्या को पढ़ लेंगे। तो सब चीज़ों को हम बहुत ही, और अगवा तंत्र जो है उसको भी इजी वे में पढ़ लेंगे, क्योंकि हमारे सामने पूरा खाका तो आ ही गया ना। उसके बाद में सब चीज़ों को हम डिसाइड कर देंगे। जलवायु जो क्षेत्र है उनको भी हम निर्धारित कर लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से हम उसको पढ़ सकते हैं। तो एक
मेरा कहना यही है कि आप एक किसी भी प्रकार का एक एटलस ले लीजिए और उसमें आप थोड़ा थोड़ा करके एटलस को आप तैयार करिए। किस प्रकार से एटलस पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे डिटेल से, है ना। उससे पहले हम आज लेंगे मध्यवर्ती निबंध भूमि प्रदेश। देखिए आपके जो एग्जाम है उसमें प्रश्न कैसे आता है, आपसे एक प्रश्न पूछा गया कि ऑस्ट्रेलिया को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, किसी एक प्रदेश का सविस्तार वर्णन करिए। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं तो आपको बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्ट इसी प्रकार से आपको नक्शा बनाना पड़ेगा, मानचित्र में सब चीज़ों को दर्शाना पड़ेगा। उसके बाद में ही आप इस चीज़ को अच्छे नंबर भी आपको तभी मिलेंगे, इस चीज़ को अच्छे से आप समझ भी सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पश्चिमी जो पठारी प्रदेश है उसके बारे में बात की थी और एक चीज़ मैं मिस कर गया था जिसको मैं बता देता हूँ। यहाँ इस भाग में पश्चिमी पठारी प्रदेश में यहाँ पे मैकडोनाल्ड जो रेंज थी, मैकडोनाल्ड पर्वत श्रृंखला, उस मैकडोनाल्ड पर्वत श्रृंखला की यहाँ पे इस वाले भाग में धीरे धीरे वो इतनी घिस गई है, उसका ऊपर का जो भाग है, उसका शीर्ष जो भाग है वो पूरी तरह से घिस गया है और उसके घिसने के कारण क्या हो गया, वो है एक पठार के रूप में परिवर्तित हो गई है मैकडोनाल्ड रेंज। क्या नाम है उसका? मैकडोनाल्ड रेंज। मैकडोनाल्ड रेंज। एक लास्ट क्लास में एक चीज हल्की सी और यहाँ पे जो ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल हमने पढ़ा था, उस ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल में सोने की दो खाने हैं। एक तो कार गुरली है, इस जगह को कार गुरली है और यहाँ पे कुलगारवी है। तो ये भी उस ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल के महत्वपूर्ण पार्ट माने जाते हैं। दोनों ही सोने की खाने हैं, है ना, विश्व में दोनों ही ये प्रसिद्ध सोने की खाने हैं। तो वो भी हल्की सी जानकारी मैंने आपको बताई है। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यवर्ती निबंध भूमि प्रदेश। सबसे पहले तो मध्यवर्ती निबंध भूमि प्रदेश की सामान्य जो जानकारियां हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सामान्य जानकारियां जो हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो क्या हुआ कि जो मध्यवर्ती निबंध भूमि प्रदेश है, इधर क्या है, पश्चिमी पठार है, इधर क्या है, पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश है। यह है प्रदेश पूर्वी उच्च भूमि तथा पश्चिमी पठारी प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। पश्चिमी पठारी प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। पता चल गया ना भाई। इधर तो क्या है, पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश है, मतलब ग्रेट डिवाइडिंग लाइन है, जबकि इस ओर क्या है, पश्चिमी पठारी प्रदेश है ऑस्ट्रेलिया का। तो बीच में यही तो पड़ रहे हैं, मध्यवर्ती निबंध भूमि प्रदेश यही तो है जिसको दो भाग में बांट दिया। अब आंतरिक मैदान भी यही है और तटीय मैदान जो डॉट डॉट के रूप में आपको दिखाया गया है। इधर देखिए तटीय मैदान कौन सा हो गया, डॉट डॉट के रूप में जो ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में स्थित है ये वाला भाग, ठीक है। और आंतरिक मैदान ये वाला जो आंतरिक मैदान ये मुख्यतः है, ठीक है। तो एक लाइन तो क्या हो गई, पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश तथा पठारी प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। दूसरी बात क्या है कि इस मध्यवर्ती निबंध भूमि प्रदेश को एक पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है, ब्रोकन हिल क्या करती है, इसको दो भागों में विभाजित कर देती है। दो भागों में विभाजित, ब्रोकन हिल इसको दो भागों में विभाजित कर देती है। इसका उत्तरी जो भाग है, ब्रोकन हिल के उत्तरी जो भाग है वो आर्टिकल बेसिन के रूप में जाना जाता है, जबकि दक्षिणी जो भाग है वो मरे डार्लिंग बेसिन के रूप में जाना जाता है। उत्तरी भाग को क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपकी ब्रोकन हिल है तो उत्तरी भाग को आर्टिकल बेसिन ऊप वाला जो क्षेत्र है उसके रूप में जाना जाएगा। दक्षिणी भाग जो है मरे डार्लिंग बेसिन के रूप में जाना जाएगा इस ब्रोकन हिल के द्वारा। उसके बाद में इस मध्यवर्ती निबंध भूमि प्रदेश में कुछ नदी द्रोणियां भी पाई जाती हैं। नदी द्रोणियां भी पाई जाती हैं, जैसे मरे डार्लिंग नदी है, कुछ नदी द्रोणियां भी पाई जाती है मरे डार्लिंग जैसे। और ये जो मध्यवर्ती निबंध भूमि प्रदेश है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है उससे आने वाली जो नदियां हैं उन नदियों के द्वारा लगातार इस भाग में जो मलबा जो है उसका डिपोजिट किया गया है। मलबे का निक्षेपण होने से ही ये आपका मध्यवर्ती निबंध भूमि प्रदेश विकसित हुआ, तो उत्पत्ति हुई है इसकी।
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, या यूं कहें पूर्वी उच्च भूमि प्रदेश से आने वाली नदियों के द्वारा निक्षेपित पदार्थ से निर्मित समझ गए होंगे आप। जैसे मरीन या डार्विन है, उन नदियों के द्वारा यहाँ पे जो पदार्थ जो मलबा है वो ला करके लगातार यहाँ पे डिपोजिट किया गया है, निक्षेपित किया गया है, तो उसी से आपका मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश निर्मित हुआ है या उत्पन्न हुआ है या ये बना। इस भाग में वर्षा कितनी होती है? 12.5 सेंटीमीटर इसमें वर्षा होती है, बहुत ही कम वर्षा होती है। हालांकि ये नदियों का बेसिन थी तो वर्षा भी कम होती है। इस मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश का अधिकांश जो भाग है वो शुष्क क्षेत्र के रूप में है। अधिकांश भाग इसका कैसा है? शुष्क प्रदेश के रूप में है। जैसे यहाँ पे आपको पता होगा, लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी, इस जगह मोलस्कर है, नाम क्या है? स्टुअर्ट मोलस्कर, जो लास्ट क्लास में हमने बात की थी। शुष्क प्रदेश से इस भाग का अधिकांश जो भाग है वो शुष्क प्रदेश के रूप में है, और शुष्क प्रदेश के रूप में हमने किसको लिया था? स्टुअर्ट मोलस्कर के रूप में। डेजर्ट जो है स्टुअर्ट डेजर्ट, तो शुष्क भाग है इसका अधिकांश। इस भाग में ये जो मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश है, ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित कुछ मैदान भी पाए जाते हैं। लाल और काली मिट्टी के ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित मैदान भी पाए जाते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित मैदान, उद्गार से निर्मित मैदान पाए जाते हैं। और मैदान कैसे हैं? लाल और काली मिट्टी की, लाल काली मिट्टी के मैदान, लाल और काली मिट्टी के मैदान पाए जाते हैं। यहाँ पे जो कारपेंटरी की खाड़ी है, कारपेंटरी की खाड़ी से लेकर के ग्रेट ऑस्ट्रेलियन जो वाइट है वहां तक इसका विस्तार है। कारपेंटरी की खाड़ी से लेकर के ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट जो वहां तक इसका विस्तार है ना। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान करना है। यहाँ से यहाँ तक विस्तार हो गया, इस भाग से इस भाग के मध्य में इसका विस्तार हो गया, है ना। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी बात, यहाँ पे इस भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जिनका नाम क्या है? डाउन्स है। आपने इस चीज के बारे में काफी बार पढ़ा होगा, डाउन्स। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या है? डाउन्स कहलाते हैं। जबकि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान भी हैं ऑस्ट्रेलिया में। इस भाग में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है और इस भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, जो डाउन्स। और यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। सभी महाद्वीपों में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जबकि जो उष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान है उनको सभी महाद्वीपों में सवाना के नाम से जाना जाता है। सवाना घास के मैदान, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद में देखते हैं। अब बात करते हैं इसके जो दो भागों में, इस मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है। आंतरिक प्रदेश, आंतरिक मैदान जिसको कह रहे हैं, और तटीय मैदान। इसका पूरा जो प्रतिशत है वो कितना हो गया? 40 मान चुके हैं। 40% भूभाग पर किसका विस्तार है? मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश का। और आंतरिक जो मैदान है वो कितने भाग पर फैला हुआ है? 23.5% भाग पर। जबकि तटीय मैदान कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 16% भाग पर। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। ये भाग पर है, तो इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी। एक तो ये चीज हो गई। दूसरी बात, जो आंतरिक जो मैदान है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 150 मीटर से कम है। औसत
ऊंचाई। इसकी बात कर रहे हैं आंतरिक मैदान की। औसत ऊंचाई है 150 मीटर से कम, 150 मीटर से भी कम है औसत ऊंचाई। जबकि इधर देखते हैं तो इस तटीय मैदान की औसत ऊंचाई कितनी है? तटीय मैदान जो है उसकी औसत ऊंचाई 10 से 12 मीटर है, 10 से 12 मीटर औसत ऊंचाई है इसकी। औसत ऊंचाई 10 से 12 मीटर है। औसत चौड़ाई 100 किलोमीटर है। औसत चौड़ाई कितनी है? 100 किलोमीटर है। कहीं कहीं पे ज्यादा भी है इसकी चौड़ाई और कहीं कहीं पे बहुत ही कम है। कहाँ पे है हम बात करने वाले हैं? जो तटीय मैदान है इसका क्षेत्रफल कितना है? तटीय मैदान जो है इसका इसकी लंबाई कितनी है? 1416 किलोमीटर। लंबाई कितनी हो गई? 1416 किलोमीटर तटीय मैदान की कुल लंबाई है, जिसमें यहाँ एक स्थान है जिरास्टन। स्थान का नाम क्या है? जिरास्टन। जिरास्टन स्थान से लेकर के यहाँ पे ये वाला जो पूरा भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कौन सा प्रायद्वीप है? अर्नहमलैंड प्रायद्वीप है। अर्नहमलैंड प्रायद्वीप। अर्नहमलैंड प्रायद्वीप की अर्नहमलैंड प्रायद्वीप है। तो इस अर्नहमलैंड प्रायद्वीप तक मान लीजिए यहाँ पर जिरास्टन स्थान से लेकर के अर्नहमलैंड प्रायद्वीप या फिर कार्पेंटिया की खाड़ी के तट तक इसका जो विस्तार है, मतलब यहाँ से इसका जो विस्तार है वो अधिक है, मतलब चौड़ाई अधिक है। इस तटीय मैदान की चौड़ाई अधिक है, ये वाली चौड़ाई अधिक है। उसके बाद में जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है, ये नीचे का दक्षिण का जो भाग है, दक्षिण का ये वाला जो भाग है, इसकी चौड़ाई भी अधिक है। कहाँ पे अधिक है? दक्षिणी जो ऑस्ट्रेलिया है उस राज्य में, और पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है उसके तटीय भागों में इसकी चौड़ाई अधिक है। कुल मिलाकर के क्या हुआ कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तटवर्ती जो मैदान है उनकी चौड़ाई अधिक है और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के जो तटवर्ती मैदान है उनकी चौड़ाई अधिक है। जबकि आपको इसमें अंतर दिखाई दे रहा होगा, पूर्वी तटवर्ती मैदान की चौड़ाई बहुत ही कम है, बहुत कम है। क्यों है कम? क्योंकि यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इस जगह। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के कारण यहाँ पे पूर्वी तटवर्ती जो मैदान है उनकी चौड़ाई कम है ना, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, इस भाग की चौड़ाई अधिक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 4 नदियों की बात हमने लास्ट क्लास में भी की थी। सबसे ऊपर कौन सी नदी है? विक्टोरिया नदी है, जो किम्बरेने के पठार से निकलती है। उसके बाद में सिल्जराय नदी है, सिल्जराय नदी है इधर, सिल्जराय नदी है। उसके बाद में डिग्रे नदी है। उसके बाद में स्वान नदी है यहाँ पे, जिसके किनारे पर पर्थ स्थित है, पर्थ। तो 4 नदियाँ इस इधर, तो उन नदियों के द्वारा भी इस मैदान में निक्षिप्त मिट्टी पहुँचती है, इसलिए इसकी चौड़ाई अधिक है। जबकि यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की वजह से इस पूर्वी तटवर्ती जो मैदान है उसकी चौड़ाई कम है। तो इसको इसी रूप में आप ध्यान करेंगे, है ना, इसी रूप में आप ध्यान कर लेंगे। इस भाग में ये जो तटवर्ती मैदानी क्षेत्र है, इस भाग में अधिकांश मत्स्य उत्पादक केंद्र है जो बंदरगाहों के रूप में है। हमने जो राजनीतिक जो इकाइयाँ देखी थी ना, तो उसमें ब्रिस्बेन है, सिडनी है, कैनबरा है, मेलबोर्न है, ये सारे जो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख नगर हैं जो महानगरों के रूप में विकसित हो गए हैं। और यहाँ पे उनको बंदरगाहों के रूप में भी विकसित किया गया है, जहाँ पे सर्वाधिक मछलियाँ पकड़ी जाती थी इस तट के पास में ही, क्योंकि ये मछलियों के उत्पादन के लिए अनुकूल क्षेत्र है। तो इसको भी आप इसी रूप में आप ध्यान कर लेंगे। अब हम बात करते हैं आंतरिक प्रदेश, आंतरिक जो मैदान है, तटीय मैदानों में जितना मैंने बताया उसको आप ध्यान कर लेंगे। अब आंतरिक जो मैदान है उनकी हम डिटेल से बात करते हैं। औसत ऊंचाई को लेकर के हमने बात करी ली है, 150 मीटर से कम है इसकी आंतरिक मैदान की। अब इस भाग की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक नदी, तो कौन सी आती है नदी? यहाँ से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के दक्षिणी सिरे से यहाँ से नदी निकल रही है। कौन सी नदी है? डार्विन नदी। यहाँ से जो नदी निकल रही है वो डार्विन नदी है, डार्विन नदी कहते हैं, सॉरी,
डार्लिंग नदी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के दक्षिणी किनारे से ये निकलती है। उसके बाद में एक नदी जो यहाँ से निकलती है ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से। कहाँ से निकलती है? ऑस्ट्रेलियन आल्प्स से निकलती है। कौन सी नदी? मरे नदी। जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मरे नदी। मरे नदी की लंबाई कितनी है? 2508 किलोमीटर है। मरे नदी की लंबाई है 2508 किलोमीटर। जबकि डार्लिंग नदी की लंबाई कितनी है? 1472 किलोमीटर। 1472 किलोमीटर। और दोनों की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 3980 किलोमीटर। दोनों की कुल लंबाई जब इसको और इसको जोड़ देंगे ना तो कितनी हो जाएगी? 3980 किलोमीटर दोनों की। अब दोनों के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं कि दोनों ये जो नदियां हैं इस डार्लिंग नदी के उत्तरी किनारे से भी एक सहायक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम क्या है? मुरुम्बिंगी। मुरुम्बिंगी नाम है। मुरुम्बिंगी। एक नदी और है जिसका नाम क्या है? ब्रावोन नदी। जो यहाँ पे इसकी साइड नदियों की बात हो रही है, ब्रावोन नदी इस किनारे से मिलती है। ब्रावोन नदी। तो मरे नदी की ये सब साइड नदियां कौन कौन सी होगी? सबसे बड़ी नदी तो कौन सी होगी? डार्लिंग नदी है। उसके बाद में यहाँ पे मुरुम्बिंगी नदी है दूसरे नंबर पर। डार्लिंग नदी फर्स्ट हो गई मरे नदी की साइड नदियों में। डार्लिंग नदी फर्स्ट हो गई, मुरुम्बिंगी सेकंड हो गई और थर्ड नंबर पर है आपकी ब्रावोन नदी। ये तीसरी नदी हो गई साइड नदी। तो इनको भी आप अच्छे से ध्यान कर लेंगे। अब ये दोनों नदियां जहाँ इन दोनों नदियों के द्वारा ये पूरा भाग प्रवाहित होता है तो जिस भाग में ये दोनों नदियां प्रवाहित होती हैं वो दोआब क्षेत्र हो गया ना। दोनों नदियों का जो प्रवाहित क्षेत्र है अथवा तंत्र वाला जो क्षेत्र हो गया वो दोआब हो गया। अब ये दोआब वाला क्षेत्र है जो उपजाऊ भूमि जलोढ़ मृदा का क्षेत्र हो गया। उपजाऊ या जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है जिसको रेवेलिना के नाम से जाना जाता है। लास्ट क्लास में भी हमने बात की थी रेवेलिना। रेवेलिना जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। जलोढ़ मृदा क्षेत्र। जलोढ़ मृदा क्षेत्र है और इसमें उपजाऊ मैदान के रूप में ये विकसित हुआ है जहाँ पे गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है। गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो इसको भी आप ध्यान कर लेंगे रेवेलिना। तो ये तो सामान्य जानकारी हो गई। अब देखिए इस आंतरिक मैदानी जो प्रदेश है, आंतरिक जो मैदान है इसको मुख्य 3 मैदानों में विभाजित किया गया है। कितने मैदानों में विभाजित किया गया है? 3 मैदानों में। 3 मैदान कौन कौन से हैं उनको लेकर के हम बात करेंगे। आंतरिक मैदान को 3 मैदानों में विभाजित किया गया है जिनको लेकर के हम बात करने वाले हैं। पहला मैदान तो कौन सा हो गया? मरे डार्लिंग का मैदान जिसको 3 मैदानों में विभाजित किया गया है आंतरिक मैदान। पहला तो हो गया मरे डार्लिंग का मैदान। ये हो गया प्रथम। उसके बाद में दूसरा जो है कारपेंट्रिया का मैदान। सेकंड क्या हो गया? कारपेंट्रिया का मैदान। कारपेंट्रिया का मैदान। थर्ड क्या हो गया? थर्ड को नीचे ले लेते हैं यहाँ पे नेलाबोरा का मैदान। नेलाबोर का मैदान। सबसे पहले हम थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। नेलाबोर का जो मैदान है वो यहाँ पे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो प्रांत है उसके दक्षिणी भाग में और जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया है उस प्रांत के दक्षिणी भाग में यहाँ पे इस जगह यहाँ पे तो विक्टोरिया मोस्टल है तो विक्टोरिया डेजर्ट है
जबकि इस विक्टोरिया डेजर्ट के नीचे यहाँ पे इस बेल्ट में जो तटीय मैदानों का ही क्षेत्र है, तटीय मैदानों का जो क्षेत्र है उसी के ऊपर किसका विस्तार है, नैनोबोर का जो मैदान है उसका विस्तार है ना। तो ये तलवार की आकृति में यहाँ पे विस्तृत है, तलवार की आकृति में इस जगह यह मैदान विस्तृत है, नैनाबोर का मैदान। तो इसको इसी रूप में आप ध्यान कर लेंगे। एक तो ये हो गया कारपेंट्रे का जो मैदान है, कारपेंट्रे का मैदान कारपेंट्रे की खाड़ी के दक्षिणी भाग में है और इसका विस्तार मुख्यतः जो आपका उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है उसमें, और क्वींसलैंड वाला जो क्षेत्र है ये वाला, इसमें इसका विस्तार है। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड जो राज्य है इन दोनों में कारपेंट्रे का जो मैदान है उसका विस्तार है। दोनों में की बात कर रहे हैं, कारपेंट्रे का विस्तार यहाँ पे है। अब इस कारपेंट्रे के मैदान का दक्षिणी जो भाग है वो आर्टिजन बेसिन के रूप में आता है, आर्टिजन बेसिन, आर्टिजन बेसिन, आर्टिजन बेसिन जो है। अब ये आर्टिजन बेसिन जो है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन के रूप में जाना जाता है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बेसिन के नाम से इसको जाना जाता है, आर्टिजन बेसिन। आर्टिजन बेसिन ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी उत्सृत कूप वाली पट्टी है, उत्सृत कूप, उत्सृत कूप मतलब यहाँ पे इस प्रकार के कुएं यहाँ पे पाए जाते हैं। इस भाग में कारपेंट्रे का जो मैदान है उसके दक्षिणी जो भाग है उसमें इस प्रकार के बहुत सारे कुएं पाए जाते हैं जिनको पाताल तोड़ कुएं कहते हैं। ये इतना गहरा भाग होता है जहाँ पे पानी जो है अपने आप ही तेज वेग के साथ में ऊपर की ओर आता है, ठीक है। और इस बेल्ट में मुख्यतः अगर ये कहें हम मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश में जो उत्सृत कूप होते हैं इनसे ही कुछ मात्रा में जल की प्राप्ति हो जाती है। अधिकांश जो भाग है पूरा शुष्क प्रदेश के रूप में है, ये वाला पूरा भाग शुष्क प्रदेश के रूप में है। और आर्टिजन जो बेसिन है, आर्टिजन जो बेसिन है सर्वाधिक मात्रा में इस प्रकार के जो उत्सृत कूप होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, इनको पाताल तोड़ कुएं कहते हैं। ये सर्वाधिक मात्रा में जो आपका क्वींसलैंड जो राज्य है इसमें इस प्रकार के कुएं सबसे ज्यादा है, क्वींसलैंड राज्य में। और इस पूरी आर्टिजन बेसिन जो है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन जो बेसिन है उसमें 9000 कुएं लगभग पाए जाते हैं, 9000 कुएं, 9000 कूप इस प्रकार के हैं जो आर्टिजन बेसिन में स्थित है। और सबसे ज्यादा कहाँ है, क्वींसलैंड राज्य में इस प्रकार के कुएं सबसे ज्यादा खोदे जाते हैं यहाँ पे, इस जगह, ठीक है ना। तो इसको भी आप किसी रूप में ध्यान कर लेंगे। अब देखिए एक चीज और है, जो आर्टिजन बेसिन है ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के जो प्रांत है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के प्रांतों को जोड़ती है। ये वाली आर्टिजन जो बेसिन है ये उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के प्रांतों को और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के प्रांतों को दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के प्रांतों से जोड़ती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चैनल कंट्री। क्या कहते हैं, चैनल कंट्री, चैनल कंट्री कहते हैं इसको इसी रूप में आप ध्यान रखेंगे, चैनल कंट्री के नाम से इसको जाना जाता है। कारपेंट्रे जो बेसिन है वो मैदानी भागों के 20% भाग पर तो इसी आर्टिजन बेसिन का ही है। कारपेंट्रे जो मैदान है या तो इसके लिए कहते हैं या फिर मध्यवर्ती निम्न भूमि प्रदेश में 20% भाग पर आर्टिजन बेसिन का ही विस्तार है। कितने प्रतिशत भाग पर, 20% भाग पर। इसको आप इसी रूप में ध्यान कर लेंगे, है ना, इसी रूप में आप इसको ध्यान कर लेंगे। आर्टिजन, एक तो हमने क्या बात कर ली, कारपेंट्रे का जो मैदान है उसके बारे में हमने डिटेल से बात कर ली। अब बात करेंगे मरे डार्लिंग मैदान की। किसकी बात करेंगे, मरे डार्लिंग मैदान की। मरे डार्लिंग मैदान जिसके बारे में हमने हल्की से भी बात की, यह है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मैदान है, मरे डार्लिंग मैदान, जो मरे और डार्लिंग दो नदियों के दोआब क्षेत्र के रूप में है। एक तो इस मैदान का उत्तरी भाग तो आर्टिजन बेसिन के रूप में है और दक्षिणी भाग जो है मरे डार्लिंग मैदान के रूप में है। इसको भी आप ध्यान कर लेंगे। इसमें एक तो आयर झील पाई जाती है जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पे इस जगह आयर झील, क्या नाम है, आयर झील, आयर झील पाई जाती है। यह है दरार घाटी में स्थित है, दरार घाटी में स्थित है। उसके बाद में आयर झील सागर तल से ये है
ऑस्ट्रेलिया की सबसे गहरी झील है और सबसे बड़ी झील भी है ऑस्ट्रेलिया की, खारे पानी की झील है, खारी झील, ठीक है, इसको भी आप इस रूप में ध्यान रखेंगे। लवड़ी झील ही सागर पर से ये सबसे गहरी झील है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे गहरा भाग आयर झील के रूप में ही है, जो 12 मीटर गहरी है, या तो ऐसे मान लीजिए या फिर करीब यह गहरी है, ये माइनस का चिन्ह इसके साथ में लगा हुआ है, ठीक है, सागर तल से इतनी गहरी है। इस झील का जो जल है वो गुलाबी रंग का है, गुलाबी रंग का इसमें जल पाया जाता है इस झील में, आयर झील में। आयर झील का जो आसपास का क्षेत्र है, आयर झील का जो आसपास का क्षेत्र है वो इतना नीचे है, तो उस आसपास के क्षेत्र को ही हम क्या कह रहे थे, डाउन्स कह रहे थे। डाउन्स का मतलब क्या होता है, नीचे होना, डाउन का मतलब क्या होता है, नीचे होना। तो इस आयर झील का जो चारों ओर का जो भाग है वो इतना नीचा है, तो आसपास के जो क्षेत्र में घास के मैदान विकसित हो गए हैं शीतोष्णकटिबंधीय, जिनको हम डाउन्स कह रहे हैं, तो आसपास के क्षेत्र में ही जो भाग है उसको हम डाउन्स कह रहे हैं। जब वर्षा का समय होता है, वर्षा काल में इस झील का जो क्षेत्रफल होता है वो 4000 किलोमीटर हो जाता है, 4000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल वर्षा काल में। वर्षा काल में क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 4000 किलोमीटर, ये भी आप ध्यान कर लेंगे। इस झील में 3 नदियां गिरती हैं, कितनी नदियां गिरती हैं झील में, 3 नदियां गिरती हैं। एक तो कूपर किल है, कूपर किल